एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का यूपी जी के स्पेशल उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के लेक्चर नंबर 13 में आप सभी दोस्तों का जोरदार स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। मैं एएस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों यूपी लेखपाल एंड लोअर पीसी एग्जाम 2026। टारगेट है 21 मई। साथ में महत्वपूर्ण तथ्य प्लस 15 प्लस प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी वाले प्रश्नों को देखेंगे। साथ में 20 नंबर की हम लोग कंप्लीट तैयारी करें। आज का लेक्चर है, आज का टॉपिक है वन एवं वन्य जीव, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ में प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे आप हमारे साथ मिलकर। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वन्य एवं वन्य जीव, अभी तक लगभग 12 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लिस्ट बनी है, बिल्कुल आप लोग चेक कर लेंगे। देखिए वन, स्टार्टिंग ही पॉइंट क्या है दोस्तों? वन। वन कहते किसे हैं? वन मतलब ऐसा क्षेत्र जहां प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों एवं वनस्पति का घनत्व अत्यधिक रहता है, उस क्षेत्र को वन कहते हैं। इसमें की पॉइंट क्या है दोस्तों, उसे पकड़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसमें की पॉइंट है ऐसा क्षेत्र, मतलब कोई एक क्षेत्र है जो प्राकृतिक रूप से, मतलब इसमें मानव द्वारा ना हस्तक्षेप हो, मानव द्वारा कुछ ऐसी कोई क्रिया ना की गई हो, केवल प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों एवं वनस्पति का घनत्व अत्यधिक रहता हो, तो उस क्षेत्र को वन कहते हैं। सीधा सीधा ये आप लोग जानिएगा, ठीक है। इसमें नेचुरल प्रोसेस हो, न कि ह्यूमन मेड, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ वन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो क्लास तक आप लोग बने रहिए। सेशन को लाइक कर देंगे एंड शेयर कर देंगे अपने मित्रों के ग्रुप में। जो मित्र नए हैं चैनल पर, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही ईजी वे में पहुंचती रहे। ये लगातार यूपी स्पेशल की हम लोग 20 नंबर की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं, जो टारगेट है 21 मई, ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार अधिक है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे कहाँ, अपने माइंड में, क्योंकि अभी प्रश्न जब हम लोग 15 प्लस प्रश्न यूपी टेप्लेस वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो ये प्रश्न बन चुका है, तो आप लोग सॉल्व करने के लिए तैयार रहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार अधिक है, लेकिन प्रदेश की भौगोलिक संरचनाओं में असमानता होने से प्रदेश में पाए जाने वाले वनों में भी उनकी भिन्नता पाई जाती है। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? उष्णकटिबंधीय जो वन है, इनका विस्तार तो अधिक है, लेकिन भौगोलिक जो संरचना है, स्ट्रक्चरल है, जो फॉर्म है, उसमें असमानता पाई जाने की वजह से प्रदेश में वनों में भी उनकी भिन्नता देखने को मिलती है। ये आप लोग जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक जो क्षेत्र का 22,121 वर्ग किलोमीटर, या कह सकते हैं परसेंटेज में 9.18% में वनावरण है। ये ध्यान में रखेंगे। 2023 के FSI के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का 22,121 वर्ग किलोमीटर या 9 पॉइंट परसेंटेज याद करके रखिएगा, 9.18% में वनावरण है, जो 2023 के FSI के रिपोर्ट के अनुसार ये बताई गई है। डेटा ध्यान में रखेंगे, प्रश्न बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट तथ्य की तरफ मूव करते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन, इसे स्टार्ट करेंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट्स होगा, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जो अति संभावित तथ्य होंगे आगामी 21 मई के एग्जाम में आने की जिसकी संभावना प्रबल होगी। अच्छे से मैं डिस्कस करता चलूंगा, तथ्यों पर स्टार्ट करता चलूंगा। बस उन्हीं तथ्यों को आप लोग फोकस बना के रखेंगे और रिवीजन क्लास को जरूर कर लेंगे 2 से 3 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन भावर और तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश यूपी में सर्वाधिक वन भावर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैं भावर, तराई और खादर, बांगर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ यूपी स्पेशल के लेक्चर में ही। अभी तक 12 क्लासेस में ले चुका हूँ यूपी जीके जीएस का, तो ध्यान से आप लोग जरूर देख लेंगे और भी क्लासेस। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति महत्वपूर्ण है, स्टार्ट कर लेंगे। यूपी की प्रथम जो वन नीति है 1952 1952 पूछी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय जो वन नीति है ये 1998 1998 में पूछी गई है। 1952 प्रथम वन नीति है, द्वितीय वन नीति 1998 में, यानी 1998 1952 दोनों ही अति महत्वपूर्ण है। लोअर पीसेस एंड लेखपाल एंड अन्य एग्जाम की जो मित्र तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल क्लास को आप लोग जरूर अटेंड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। वन और वन्यजीव भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में आते हैं। लो भैया, अति महत्वपूर्ण तथ्य है, नोट करेंगे ध्यान से। वन और जो वन्यजीव हैं, ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। देखिए किस सूची में आते हैं, पहला प्रश्न है, 7वीं सूची में आते हैं, ठीक है। और ये किस अनुसूची में है, मतलब किस सूची में है, मतलब जो 3 प्रकार की सूची होती है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। तो भैया ये है किस में? ये समवर्ती सूची में है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों का इसमें संबंध है। चलिए अच्छे से 2 प्रश्न एक तथ्य के माध्यम से हम लोग तैयार कर लिए हैं।
अगला तथ्य है 42वें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। लो भैया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नोट कर लेंगे। जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 के माध्यम से राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था वन एवं वन्यजीव को। ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके पहले राज्य सूची का विषय हुआ था, लेकिन बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान से रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण मैपों के थ्रू भी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, आप लोग देखते रहिए। चलिए देखते हैं क्या है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे समझेंगे मैप के थ्रू, अच्छे से समझेंगे। उत्तर प्रदेश में जो पाए जाने वाले वन हैं किस प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, आइए समझते हैं। देखिए जो क्रॉस की गई लाइन है ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, ध्यान में रखेंगे ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, एक बार थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ से देखिए, और यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये पूरा मध्य वाला भाग है, पूरा मध्य वाला भाग, ठीक है। और जो नेक्स्ट है कटीली झाड़ियाँ, नीचे वाला पार्ट्स है, या कह सकते हैं अपर मिड लोअर, इस तरीके से 3 पार्टों में बटा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इजीली आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये आप लोग अच्छे से देख लेंगे किस प्रकार चीज़ें हैं, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट तथ्य की तरफ मूव करते हैं हम लोग और सारा चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम लोग चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे हैं, साथ में यूपी टीपीएससी वाले प्रश्नों को भी। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, आप लोग ने मैप के थ्रू देख लिया है और समझ लिया है। आइए देखते हैं पहला वन कह रहा है दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसके थ्रू जो चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से पूछी जाती है एग्जाम में, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है ये मानसूनी वन है, पहला ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। ये कौन सी वन है, मानसूनी वन है। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे स्थान पे पाए जाते हैं जहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा औसत वर्षा होती है, के बीच होती है। हिमालय के गिरिपाद प्रदेश में पाए जाते हैं, हिमालय के गिरिपाद प्रदेश में ये पाए जाते हैं। ये ध्यान, गिरिपाद मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, मतलब कोई अगर ये हिमालय है, जैसे आप लोग जानते होंगे, मैं थोड़ा सा मैप ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा हिमालय वाला पार्ट है, तो हिमालय वाले पार्ट की जो निचला वाला पार्ट होता है उसे गिरिपाद कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन वनों के वृक्ष वसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये प्रश्न बन चुका है। कौन, मतलब उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन है इसी के वृक्ष वसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, जो जल संचय के लिए, मतलब जल संचय के लिए वे अपने पत्ते गिरा देते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक एक फैक्टों को आप लोग दिमाग में बैठा के रखिए। जब प्रश्न अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 15 प्लस लगभग टोटल 17 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे आज की इस टॉपिक से, तो इजीली आप लोग देख पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। अगला तथ्य बनेगा क्षेत्र, भावर एवं तराई क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है भावर एवं तराई वाला क्षेत्र है, मैं बता चुका हूँ भावर एवं तराई क्षेत्र, जो इसके पहले अभी तक जो हमने लेक्चर कंप्लीट किया है जरूर देख लेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल को पहली बार विजिट करें या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा और सजेस्ट भी करना चाहूँगा। अभी तक जितनी भी क्लासेस मैं लिया हूँ यूपी स्पेशल का लगभग 12 क्लासेस लिया हूँ, आज का ये 13वां लेक्चर है, जरूर अटेंड कर लेंगे 20 नंबर की कंप्लीट तैयारी करने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखने का प्रयास करते हैं, आप लोग बने रहिए और समझते रहिए। देखिए कह रहा है तथ्य, इन वनों मतलब जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है या इन वनों में प्रमुख कौन सी प्रजाति के वन पाए जाते हैं। देखिए ये प्रश्न बना है तो स्टार्ट कर लीजिए, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। सागौन प्रजाति के वन पाए जाते हैं, कौन से, सागौन, ध्यान में रखेंगे, याद करके रखेंगे। अन्य वनों में शीशम पाया जाता है, सेमल पाया जाता है, महुआ, इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, शीशम भी इंपॉर्टेंट है, साल भी इंपॉर्टेंट है, जामुन, बेंत, सहतूत, शीशम, महुआ, साल या और बेंत वाला भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बिल्कुल पूछा जा चुका है, नाम देकर पूछेगा किस प्रकार के वन में ये सभी पेड़ या वन पाए जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। देश में, नोट वाला पॉइंट ध्यान में रखेंगे, देश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, प्रश्न बन चुका है, नोट कर लेंगे। देश में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, देश में न्यूनतम वन हरियाणा में पाए जाते हैं। दोनों तथ्य अति महत्वपूर्ण है। इसी से रिलेटेड मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे। जो मित्र तैयारी शानदार तरीके से अच्छे से सीरियस कैंडिडेट हैं, देखिए सर्वाधिक वर्षा मतलब अत्यधिक वर्षा कहाँ होता है और सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, बिल्कुल आप लोग, मैं पढ़ा चुका हूँ, अच्छे से कमेंट करके बताएंगे किस एरिया में, मतलब किस जगह, गोरखपुर,
मथुरा कहाँ पे, कमेंट करके बताइए दोनों। मैं आप लोग को सजेस्ट भी मतलब थोड़ा सा इंडिकेट भी कर दिया हूँ, बिल्कुल आप लोग बता ले जाएंगे, मुझे पूरा आशा है। चलिए इन तथ्यों को याद करते हैं। सबसे सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, सबसे और न्यूनतम वन हरियाणा में, दोनों तथ्यों को याद करके रखेंगे। आइए दूसरा पार्ट देखते हैं, कौन सा पार्ट है आइए देखते हैं। दूसरा कह रहा है, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे इससे महत्वपूर्ण तथ्य को। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन देखते हैं। ये मानसूनी वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, वहां पे कितना था, 100 से 150 सेंटीमीटर था, ध्यान में रखेंगे। ये भी अंतर आप लोग समझते हुए चलेंगे। जहाँ वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है उसे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों के वृक्ष भी बसंत ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, वहाँ पे भी सेम था, ये आपको पता होना चाहिए। और क्षेत्र, इसका क्षेत्र है पूर्व, मध्य तथा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। मतलब आप लोग मैं ड्रा करके चीज़ों को समझ सकते हैं। ये पूर्व वाला पार्ट्स और पश्चिमी वाले पार्ट्स में और मध्य वाले पार्ट्स में भी पाए जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। इन क्षेत्रों में प्रमुख जो साल प्रजाति के वन पाए जाते हैं, किसमें, शुष्क पर्णपाती वन में साल, वहाँ पे शीशम, बीत, महुआ ये सभी थे, और यहाँ पे साल प्रजाति के वन पाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखेंगे। अन्य वनों में नीम है, आम है, पीपल है, प्लास है, तेंदू, दो भैया एक तथ्य और बन सकता है। तेंदू, तेंदू के पत्ते कहाँ पाए जाते, कहाँ से मिलते भैया, शुष्क पर्णपाती वन से, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और प्लास वाला भी, ये दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। चलिए थर्ड वाला पार्ट देखिए आप लोग, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये तीसरा है, लास्ट है, 3 पार्ट्सों में बटा हुआ था, हम लोगों ने मैप के थ्रू भी देख लिया था। अपर है, मिड है, लोअर में, ऊपरी सबसे निचला मतलब मध्य वाला भाग और सबसे निचला वाला भाग, 3 पार्ट्सों में बटे हैं। ये क्षेत्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होगा, और सीधा ही ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ झाड़ियाँ कांटेदार वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रमुख वन खैर होते हैं, बबूल होते हैं, कीकर होते हैं, खजूर, अकेसिया होते हैं, ये सभी यहाँ के झाड़ियाँ मिलती हैं, पेड़ भी मिलते हैं। नोट, भारत में प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन मिजोरम 80.4% पाए जाते हैं, कहाँ पे, मिजोरम में। ये फैक्ट्स अति महत्वपूर्ण होगा आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीज़ों 3 पार्ट्स में वन बटे हुए थे, हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से क्लियर कर लिया क्या तथ्य अति महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए, ये भी हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो आइए इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है वनों का प्रशासनिक विभाजन, देख लेते हैं किस प्रकार से चीज़ें प्रशासनिक रूप से बटी हुई हैं। प्रशासनिक आधार पर वनों को 6 भागों में बांटा गया है। पहले ये आपको पता होना चाहिए कितने भागों में, 6 भागों में। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। और इनसे प्रश्न देखिए कथन और कारक के रूप में पूछे गए हैं और डायरेक्टली भी पूछे गए हैं। तो मैं सभी चीज़ों को बताता हुआ चल रहा हूँ, अवेयर भी करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में प्रश्न गलत ना करें, आपसे सिली मिस्टेक ना हो, ह्यूमन एरर ना हो। क्योंकि एक भी प्रश्न अगर आप लोग को आता हुआ गलत हो रहा है तो चांदली बहुत ही बड़ा खामियाजा आप भुगतेंगे। ये आप लोग पहले से मैं आप लोग को अवेयर करता चल रहा हूँ। आरक्षित वन में क्या चीज़ें आती हैं आप लोग समझते रहिए। इसमें राज्य नियंत्रण के अधीन होती हैं। जो आरक्षित वन होते हैं सेंट्रल के स्टेट के नियंत्रण के अधीन होती हैं। वृक्षों की कटाई, चराई पूर्णतः यहाँ पे प्रतिबंधित होती हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। मतलब ये राज्य के नियंत्रण के अधीन होती हैं आरक्षित वन, और वृक्षों की कटाई, चराई पूर्णतः प्रतिबंधित होता है यहाँ पे। ये पहला पार्ट्स है। दूसरा पार्ट्स है संरक्षित वन। संरक्षित वन किसे कहते हैं ये ध्यान में रखेंगे। संरक्षित वन भैया सरकारी यानी राज्य नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। स्थानीय लोगों को पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं होता है। मतलब संरक्षित जो वन होता है यहाँ पे आप लकड़ी काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, और परंतु वनों को नुकसान आप लोग नहीं पहुंचा सकते। मतलब इसमें एक चीज़ें बताई गई हैं जो कि बहुत ही कड़ाई से पालन होता है। यहाँ पे आप लोग लकड़ी तो वनों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बट लकड़ी काट सकते हैं, लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं है, और पशु भी चरा सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से समझते चलेंगे अल्टरनेट तरीके से, अलग अलग तरीके से। सामुदायिक वन किसे कहते हैं भैया? सामुदायिक वन यह वन स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं आदि के नियंत्रण में होती हैं। सामुदायिक वन जिस पर सभी का हक होता है, ये ध्यान में रखेंगे। सामुदायिक वन मतलब ये स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिकाओं के आदि के नियंत्रण में होते हैं। अवर्गीत वन भैया, अवर्गीत वन किसे कहते हैं? ऐसे वन जिनका अभी वर्गीकरण नहीं किया गया है, मतलब ये वर्गीकरण के बाहर हैं, इन्हें अवर्गीत वन कहते हैं। ठीक है, इजी था ये। स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने, पशु चराने की सुविधा रहती है इसमें। राजकीय वन कैसे होते हैं भैया? राजकीय वन उन्हें कहते हैं, ऐसे वन होते हैं जो पूर्ण रूप से राजकीय संरक्षण एवं नियंत्रण में होते हैं, राजकीय तौर पर। ठीक है। और निजी वन
ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं, जो निजी होता है, सभी दोस्तों को पता ही होगा इसके विषय में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आशा करता हूँ सारी चीज़ें, ये 6 प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे, और क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं थोड़ा समय, इसलिए आपको जोर देकर समझाने का प्रयास किया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा प्रमुख वृक्ष व उनके उपयोग। लो भैया, प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं और उनके क्या चीज़ें यूज में की जा सकती हैं। देखिए, चीड़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ तारपीन के तेल बनाए जाते हैं, प्रश्न बन चुका है, इजी है। भोजपत्र वृक्ष, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, कागज़ बनता है यहाँ से। खैर वृक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कत्था बनाने के यूज में किया जाता है, प्रश्न ऑलरेडी बन चुका है, तो ध्यान में रखेंगे यूपी लेखपाल वाले मित्र एंड लोअर पीसीएस एवं अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाले मित्र। सेमल माचिस की तीली बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गुलेर माचिस की तीली बनाने में गुलेर का भी होता है। बबूल की छाल, ये चमड़े की रंगाई होती है। यानी 6 पॉइंट तक सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखने का समझते हैं हम लोग, अच्छे से बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखिए क्या चीज़ें हैं, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। तेंदू बहुत पूछा गया है, तेंदू इंपॉर्टेंट, स्टार्ट करेंगे। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, बीड़ी उद्योग होता है। साखू, पत्तल व दोने, आप लोग शादी विवाह में चीज़ें यूज करते होंगे, पत्तल व दोने, तो साखू के पेड़ से या साखू के वन से बनते हैं। महुआ, पत्तल व दोने बनते हैं यहाँ से। ताड़ व खजूर, ये ताड़ी बनता है, ईजी है, यह इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य बनेगा यहाँ पे वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग। वन पे कौन से उद्योग आधारित हैं, जैसे बेंत है, फर्नीचर है, कत्था है, माचिस है, रेजिन है, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, ये सभी चीज़ें यहाँ से संबंधित हैं। और ऊपर आप लोग देख लीजिए भी होंगे। चलिए, प्लाईवुड सीतापुर है एवं नजीमाबाद, जो बिजनौर में पड़ता है। कागज़ का प्रमुख केंद्र सहारनपुर है, ईजी है। बीड़ी मिर्जापुर, झांसी में बनता है, पता होना चाहिए। लकड़ी खिलौने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये सभी चीज़ें। लकड़ी खिलौने सोनभद्र, वाराणसी, लखनऊ, इंपॉर्टेंट है। खेल का सामान मेरठ, बहुत बार बन चुका है प्रश्न, लकड़ी खिलौने वाला भी बन चुका है, स्टार करते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के वन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, स्टार करते हुए चलेंगे इस तथ्य को। वनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण जो योजनाएं चलाई गई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से एग्जाम में बनती हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ऑपरेशन ग्रीन योजना इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई 2001 से संभावित स्टार्टिंग है ऑपरेशन ग्रीन योजना। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, ये भैया 19 मार्च 1998 से स्टार्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 98 से। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना, ये है 2014-15 से है। टोटल फॉरेस्ट योजना 2014-15 जो अति महत्वपूर्ण, मैं पहले से आपको अवेयर कर दूंगा। हरित पट्टी विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट है, 2012-13 से। सघन वृक्षारोपण योजना 2005-6 से। एंड वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ये किससे संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये है, ध्यान रखेंगे, सहभागी वन क्या है, सहभागी वन प्रबंधन, जो जापान सरकार के सहयोग से जुलाई 2010 से कार्यरत है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश के वन महोत्सव, जो 1 से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है, शुभारंभ जुलाई 1992 से स्टार्ट है, 1952 से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तथ्य की तरफ मुँह करते हैं हम लोग। केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1952 की जो वन नीति पहली है, पता है, दूसरी है कब है, कमेंट करके बताइए। अभी जस्ट हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं कि तहत देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग की पहल एवं विश्व बैंक की सहायता से 1979 एवं 80 के बीच 1979-80 में प्रदेश सामाजिक वन की योजना प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत सोनभद्र जिले के बेलहत्ती ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। किसे, सहभागी वन प्रबंधन योजना के तहत सोनभद्र जिले के बेलहत्ती ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, नोट वाला पॉइंट आप लोग जरूर मेंशन करते रहेंगे अपने माइंड में, जब चीज़ों को अच्छे से ये समझते रहिए। वन्य जीवों का जो अवैध शिकार होता है तथा उनके संरक्षण के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया गया था, बहुत बना है, कई बार प्रश्न बन चुका है। मैं आप लोग को ये भी बताने का प्रयास करूंगा, कई बार बता भी चुका हूँ लेक्चर लेते वक्त। आप लोग डेली एएसके टीचिंग टेम्पर का जो कम्युनिटी पोस्ट होता है ना दोस्तों, कम्युनिटी पोस्ट में मैं लगभग 500 प्लस 550 प्लस प्रश्नों को सॉल्व करा चुका हूँ। डेली मैं 3 प्रश्न अपलोड करता हूँ, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड वाले प्रश्न जो अति संभावित होते हैं, जिसकी संभावना प्रबल होती है एग्जाम में आने की। डेली 3 प्रश्न आप लोग अटेंड कर लिया करिए, क्योंकि एलटी के एग्जाम में एवं अन्य एग्जामों में कई प्रश्न मैं वहाँ से फंसा चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं एक बार अटेंड करके, तो बिल्कुल आप लोग जरूर देखेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्या है, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य देखेंगे, ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ से फैक्ट्स बनते हैं। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव
परिरक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में खोला गया है? यह संगठन प्रदेश के जैव विविधता संरक्षण तथा आगे देखेंगे संरक्षण, प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवास स्थलों के संरक्षण और विस्तार का कार्य करता है। चलिए, प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में है। कितना है? 1/3 भाग। स्टार कर लेंगे। 1/3 भाग मतलब कितना होगा परसेंटेज में, आपको पता होना चाहिए क्योंकि प्रश्न परसेंटेज में भी बन सकता है। सन 1935 में देश में पहली बार वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के देहरादून में मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क है, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, क्योंकि यह वर्ष 2000 में उत्तराखंड से अलग राज्य बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखेंगे। पहले क्या नाम था? मोतीचूर, जो अब हो गया राजाजी नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। 2000 में उत्तराखंड अलग हो गया था, ये आपको पता ही है। चलिए, वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र की कुल संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डेटा ध्यान में रखेंगे आप लोग, मैं बताता चल रहा हूँ। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित वन्य जीव संरक्षण केंद्र की कुल संख्या कितनी है? 24 है। ध्यान में रखेंगे, डेटा 24 है, स्टार कर लेंगे। चलिए, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न कई बार बन चुका है, स्टार कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 1963 में 1963 में उत्तराखंड में स्थापित हेली राष्ट्रीय उद्यान 1963 में उत्तराखंड में स्थापित हेली राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर पहला है किसी भी प्रश्न का या किसी भी प्रश्न में पहला लगता हुआ ऑलरेडी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आप लोग को बता चुका हूँ। सन भी इंपॉर्टेंट है, 1963 में, ठीक है, स्टार कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है, इसे आप लोग तैयार कर लेंगे क्योंकि प्रश्न बन सकता है यहाँ से। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं क्या चीज़ में क्या क्या अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। किसके लिए? वन्यजीव के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। इसे कुछ नियम के अंतर्गत चलाया जाता है, ठीक है। इसमें जानवरों को रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान में। अब हम लोग देखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या चीज़ें हैं। देखिए, अच्छे से बन रही है वीडियो क्लास तक, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल शेयर कर देंगे अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र एएसके टीचिंग टेम्पल को सब्सक्राइब करके अच्छे से क्लास को डेली अटेंड कर लिया करिए। बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अच्छे से बने रहिए। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य भैया जीव जंतु पक्षी या फिर वन संपदा को संरक्षित करना होता है, और इसमें वन्यजीव के संरक्षण के लिए किया जाता है। इसमें कुछ विशेष नियम होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। और जानवरों को भी रखा जाता है इसमें। ये पूर्णतः सरकार के द्वारा चलाया जाता है। कौन? आपके राष्ट्रीय उद्यान। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई पर्सनल भागीदारी इसमें नहीं होती है। और ये भैया सरकार और अन्य किसी संस्था द्वारा संरक्षित वन पशु विहार या पक्षी विहार होता है, उसमें हम वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चीज़ों समझते हो। चलिए दोनों को। इसमें पर्यटकों को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाती है राष्ट्रीय उद्यान में, और ये कानून इस पर सख्त होता है। इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य में किसी विशेष जानवर के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान को सभी जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल, किसी एक विशेष प्रकार के जानवर के लिए नहीं बनाया जाता, मतलब सभी जीवों के लिए बनाया जाता है। इसमें चीज़ें कुछ विशेष नहीं बताई गई हैं। आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ मानव गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित है ये वाले पार्ट में, और इसमें मानव गतिविधि की अनुमति होती है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट अंतर थे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में, मतलब राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग मैप के थ्रू प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। कौन से कहाँ पर कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। साथ में बने रहिए। आप लोग अपना सपोर्ट, सहयोग एवं विश्वास एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर बना के रखिएगा। थोड़ा सा जल्द से जल्द दोस्तों 1000+ सब्सक्राइबर आपके थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही जल्द आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिएगा, ठीक है। बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ तक आप लोग पहुँचा दिए हैं, तो आगे भी आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार नोट आप लोग पहले देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहार की कुल संख्या 11 है। कितनी है? 11। प्रश्न बन चुका है, बनता भी रहता है, तो डेटा ध्यान में रखेंगे। कितना है वन्यजीव अभ्यारण्य? 11 है। ऊपर 24 था, मैं बता दूंगा सभी चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहले देखते चलिए। मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर में कौन से वन्यजीव विहार है भैया? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। कहाँ पे? मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा। ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट तथ्य बनेगा क्या है? लखीमपुर खीरी। अगला कौन सा दोस्तों? लखीमपुर खीरी। ये कहाँ पड़ता है? किशनपुर। इसमें है दोस्तों आपका किशनपुर वन्यजीव विहार। ध्यान में रखेंगे। अगला है बहराइच में कतरनिया वन्यजीव विहार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और कब बना था ये भी आपको पता होना चाहिए। बहराइच कतरनिया घाट वन्यजीव विहार है यहाँ पे। श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा में ये 16वां वन्यजीव विहार है, महत्वपूर्ण है। एंड अगला है महाराजगंज में सोहागी बरवा वन्यजीव विहार है, महाराजगंज में, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगरा एंड इटावा में, आगरा एवं इटावा में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। कहाँ कहाँ पे? आगरा और इटावा राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है दोस्तों ललितपुर में, यहाँ महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ध्यान में रखेंगे। बांदा में रानी वन्यजीव विहार है, रानीपुर वन्यजीव विहार। अगला है मिर्जापुर सोनभद्र कैमूर वन्यजीव विहार है। कौन सा भी? कैमूर वन्यजीव विहार, मिर्जापुर सोनभद्र है। एंड अगला देखेंगे वाराणसी कछुआ वन्यजीव विहार है, वाराणसी में। चंदौली चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये चंदौली में पड़ता है। वाराणसी में कछुआ वन्यजीव विहार है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये कछुआ वाला, ध्यान में रखें। सोनभद्र में और मिर्जापुर में कैमूर वन्यजीव विहार है, तो ध्यान में रखेंगे। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा, यहाँ देख लीजिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं और भी तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट से बनेगा यहाँ से। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, क्षेत्रफल में 490 वर्ग किलोमीटर है। एंड नेक्स्ट, जिला भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत जनपद में पड़ता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान में रखेंगे। जिला पड़ेगा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत के जनपद में है, स्टार करते चलेंगे। 490 वर्ग किलोमीटर का है और ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है यूपी का, सॉरी प्रदेश का, ठीक है। अगला है, इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1968 में, 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में, दुधवा पशु विहार के रूप में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे 1977 1977 में मिला था, ये आपको स्टार पता होना चाहिए। टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कब किया गया था? 1987 में, 1987 में से घोषित किया गया था क्या? टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था 1987 में, और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में, एंड स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में। सब चीज़ों का एक एक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, विस्तार इसका देख लेते हैं। किशनपुर वन्यजीव विहार तथा कतरनिया घाट वन्यजीव विहार क्षेत्र को संयुक्त रूप से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। किसे किसे? किशनपुर वन्यजीव विहार एवं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार क्षेत्र को संयुक्त रूप से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। संरक्षण देखेंगे, बाघ एवं बारहसिंगा संरक्षण यहाँ मिलता है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीवों में भालू मिलता है, हाथी है, सांभर है, चीतल है, एक सिंगी गैंडा है जो कि महत्वपूर्ण एक सिंगी गैंडा, मगर अन्य दुर्लभ जैसे डिस्पिट, हेयर, सेवन, दुआलिसी एवं चरज आदि पाए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे, समझते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य देखने का प्रयास करेंगे, उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार से संबंधित। देखिए यूपी में जो वन्यजीव विहार हैं, राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1956 में यानी 1956 में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश में वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गई। कब की गई थी? 1956 में, ध्यान में रखेंगे सन। इस संगठन द्वारा स्थापित प्रमुख वन्यजीव विहार निम्न हैं, तो आइए देख लेंगे सभी वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार यह प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। कौन सा? चंद्रप्रभा, इंपॉर्टेंट है, पहला है, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो चुका है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखेंगे। देखिए यह प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा, क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर, जिला चंदौली में पड़ता है, पता होना चाहिए। स्थापना 1957 में, ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। संबंधित पशु पक्षी चिंकारा है, सांभर है, तेंदुआ है, भालू, नीलगाय, ये सभी यहाँ के पशु पक्षी हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए किशनपुर वन्यजीव विहार देखेंगे भैया, ये 227 वर्ग किलोमीटर है, फैला है, जिला लखीमपुर खीरी में पड़ता है किशनपुर। अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। संबंधित पशु पक्षी हैं, शेर है, बारहसिंगा, चीतल और चीता है, दुर्लभ प्रजाति के सेरवन, दुआलिसी, चरज हैं। तो ये किशनपुर वन्यजीव विहार हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अगला देखते हैं, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार क्या है? ये कतरनिया 400 वर्ग किलोमीटर फैला है, जिला है बहराइच, स्थापना 1976 में हुआ था। संबंधित पशु पक्षी घड़ियाल दुर्लभ मैदानी जीव हैं। 1987 में यही मैं पूछा था आप लोगों से, 1987 में किशनपुर वन्यजीव विहार के साथ टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था और इसकी स्थापना 76 में हुई थी। दोनों तथ्य अति महत्वपूर्ण है, 87 76। चलिए राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार देखेंगे, क्षेत्रफल 635 वर्ग किलोमीटर, जिला आगरा इटावा, इसकी स्थापना 1979 में, और संबंधित पशु पक्षी घड़ियाल, डॉल्फिन, मगरमच्छ है। इसकी प्रशासन व्यवस्था 3 राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के पास है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है जो भारत का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट है, छोटा भी देख लिए हैं, उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो लेह और लद्दाख में पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। दोनों फैक्ट्स अति महत्वपूर्ण है। बड़ा हिमिसाई है जो लेह लद्दाख में पड़ता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप है जो भारत का सबसे छोटा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए ये दोनों फैक्ट अति महत्वपूर्ण होंगे, आगामी एग्जाम के पॉइंट आप भी इसे ध्यान में रखेंगे। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार 2073 वर्ग किलोमीटर फैला है। मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, इसकी स्थापना कब हुई, 1986 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यहाँ पशु पक्षी कौन है, लकड़बग्गा, मगरमच्छ, चीतल हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन है, ये वाला हस्तिनापुर, याद करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य देखेंगे, ये है 602 किलोमीटर फैला है। जिला पीलीभीत है। स्थापना 2008 में हुआ था। कहाँ पे, 2008 में, ध्यान में रखेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट घोषित इसे कब किया गया था, 2014 में। ये भी तथ्य अति महत्वपूर्ण होगा, 2014 में। और संबंधित पशु पक्षी कौन कौन से, बाघ है, तेंदुआ, बारहसिंगा, हिरण, चमगादड़, मगरमच्छ हैं। चलिए, कछुआ वन्यजीव विहार इंपॉर्टेंट है, ये 7 वर्ग किलोमीटर, जिला वाराणसी में पड़ता है। स्थापना 1989 में, 1989 में हुआ था। संबंधित पशु पक्षी मांसाहारी कछुआ है। यह गंगा नदी में रामनगर से राजघाट के बीच 71 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा नदी से रामनगर से राजघाट के बीच 7 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कछुआ वन्यजीव विहार। ये प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। पहला साउथ बटन है जो अंडमान निकोबार में है, ये दूसरा है प्रदेश का है, सॉरी ये प्रदेश का दूसरा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किलोमीटर है, ललितपुर में पड़ता है। जिला स्थापना 1977 में। पशु पक्षी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार, प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा कौन वन्यजीव विहार हुआ है, महावीर स्वामी। देखिए सभी तथ्यों पर मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो पक्षी विहार है, इसे भी मैप के थ्रू हम लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। बस आप लोग बने रहिए, सहयोग करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ें हैं। पक्षी विहार देखेंगे मैप के थ्रू, क्या चीज़ें आई थोड़ा समझते हैं। उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार देखेंगे, चलिए देख लेते हैं मैप के थ्रू। गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे है ओखला पक्षी विहार, इंपॉर्टेंट स्टार करेंगे। अलीगढ़ में शेखा झील पक्षी विहार वन्यजीव विहार है। और भी क्या चीज़ें हैं, एटा में है पटना पक्षी वन्यजीव विहार है, जो सबसे छोटा है, एटा वाला इंपॉर्टेंट है। और मैनपुरी में समान पक्षी वन्यजीव विहार है। अगला है हरदोई में सांडी पक्षी विहार, बहुत पूछा गया है हरदोई वाला। एंड नेक्स्ट है कन्नौज में लाख बहोसी है, इंपॉर्टेंट है। गोंडा में पड़ता है पार्वती अर्गा वाला, महत्वपूर्ण, सभी दोस्तों पता है। एंड नेक्स्ट है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, ये है संत कबीरनगर, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट तथ्य की तरफ मूव करते हैं। आगरा इटावा का सुर सरोवर, बहुत ही महत्वपूर्ण, स्टार कर लेंगे, ऑलरेडी प्रश्न बन चुका है पीसीएस में। आगरा इटावा सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार है। एंड नेक्स्ट है महोबा वाला देखते हैं। महोबा वाला आप लोग देखिए, यहाँ विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार है। और उन्नाव शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार है, इसे भी ध्यान रखें। रायबरेली समस्तपुर पक्षी वन्यजीव विहार है। प्रतापगढ़ देख लीजिए, प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार है। कहाँ पे, प्रतापगढ़ में, ध्यान में रखेंगे। बरेली वाला भी देख लीजिए, बलिया वाला भी देख लीजिए। जयप्रकाश नारायण सुरहताल पक्षी वन्य विहार है यहाँ पे, इसे भी देखेंगे। और गोंडा वाला हम लोग देख चुके हैं, संत कबीरनगर वाला भी हम लोग देख चुके हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों पक्षी विहार भी आप लोग देख लिए हैं मैप के थ्रू, कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, बार पुनः देख लीजिए, अच्छे से समझ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में इसे तो तुरंत आप लोग याद कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की कुल संख्या कितनी है, 14 है। ऊपर 11 था और वहाँ 24 था। सभी डेटा याद करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसे कवर करने के बाद दोस्तों हम लोग टोटल 17 प्रश्नों को देखेंगे, वो यूपी टीपीएससी वाले प्रश्न। बस आप लोग बन रही वीडियो क्लास तक, सेशन वही बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रदेश में अनेक स्थानों पर पक्षी विहारों की स्थापना की गई है। किसके लिए, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए। तो नवाबगंज पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, 2.25 किलोमीटर फैला है, जिला उन्नाव है। स्थापना 1984 में हुआ था नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार का, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है कौन, नवाबगंज। वर्तमान नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। लाख बहोसी, ये है कन्नौज, जो स्थापना 1988 में हुआ है, ठीक है, स्टार कर लेंगे लाख बहोसी। सांडी बहुत पूछा गया है, ये है हरदोई में, जो 1990 में स्थापना हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओखला पक्षी विहार कहाँ है, ओखला पक्षी विहार दोस्तों आपका ये ध्यान में रखेंगे, ओखला पक्षी विहार है ये आपका गौतम बुद्ध नगर, और 1990 में ये भी स्थापित हुआ था। अगला तथ्य बनेगा पटना है आपका दोस्तों एटा में पड़ता है, 1991 में इसकी स्थापना हुआ था। एंड नेक्स्ट है समान पक्षी विहार मैनपुरी जिला, स्थापना 1990, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला तथ्य बनेगा सुरहताल,
अगला बनेगा सुराह ताल। देख लीजिए सुराह ताल कहाँ है। सुराह ताल आपका दोस्तों ये वर्तमान में इसे लोक नायक जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार के नाम से जाना जाता है। ये आपको पहले पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और जिला बलिया है और स्थापना इसका भी 1991 हुआ है। और काफ़ी 1991 हुए हैं निर्माण, ये ध्यान रखेंगे। भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार, इसे बेंती ताल पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। किसे? भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार को बेंती ताल पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। प्रतापगढ़ में है और 2003 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान में रखेंगे। सुर सरोवर बहुत ही महत्वपूर्ण, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है पीसीएस के एग्जाम में, तो आगरा में है और 1991 में यह प्रश्न बन चुका है, ध्यान में रखेंगे। स्थापना हुआ है 1991 में। समस्तपुर पश्चिम बिहार महत्वपूर्ण है, ये रायबरेली में समस्तपुर, स्थापना 1987 में है। जिला तो बिल्कुल पता होना, ये जिला ही पूछता है एग्जाम में मैक्सिमम, ध्यान में रखेंगे। पार्वती अर्गा ये रामसर स्थल भी है और साथ में ये गोंडा में है पार्वती अर्गा, ध्यान में रखेंगे। मैप के थ्रू हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, तथ्य के रूप में समझ रहे हैं। अब बखीरा पच्ची संत कबीर नगर इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। स्थापना 1980 या 1990 के आसपास है और क्षेत्रफल यहाँ पे देख सकते हैं 29 वर्ग किलोमीटर। बड़ा आर्द्रभूमि क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक लो लैंड वेटलैंड है, ध्यान में रखेंगे इसे। चलिए उत्तर प्रदेश का आर्द्रभूमि क्षेत्र देख लेते हैं। आर्द्रभूमि सभी दोस्तों को पता है, दलदली या नम भूमि क्षेत्र को आर्द्रभूमि कहा जाता है। आर्द्रभूमि वैसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर प्रचुर मात्रा में नमी देखी जाती है, सभी दोस्तों को पता है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्रभूमि अत्यंत संवेदनशील होती हैं क्योंकि इस स्थान पर विशेष प्रकार की वनस्पतियों की उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूल होती हैं। साल 1971 इंपॉर्टेंट साल ये सन है। 1971 को 2 फरवरी के दिन विभिन्न देशों में ईरान के रामसर में दुनिया की आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इस दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, 1971 में स्टार्टिंग से चीज़ें हैं और महत्वपूर्ण है, याद करके रखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्र देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नदी जो नरौरा बुलंदशहर 2005 में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव बहुत ही महत्वपूर्ण, 2019 में चीज़ें स्थापना हुई है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली। सांडी हरदोई इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सांडी हरदोई बघीरा संत कबीर नगर सरसई इटावा बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सभी 2019 की चीज़ें हैं। स्थापना समस्तपुर पश्चिमी समान पश्चिम बिहार मैनपुरी। सुर सरोवर कीथम या कीयम झील आगरा 2020 में बना है। हैदरपुर आर्द्रभूमि जो मुजफ्फरनगर व बिजनौर 2021 के लिए 2021 में बना है। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सुर सरोवर ये ऑलरेडी एग्जाम में प्रश्न बन चुका है, किसमें? पीसीएस के एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, नोट वाला पॉइंट आप लोग जरूर देखेंगे, इसे मिस नहीं करेंगे आप लोग। उत्तर प्रदेश का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र को घोषित किया गया है। प्रदेश का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र ऊपरी गंगा नदी क्षेत्र को घोषित किया गया है। भारत का प्रथम रामसर स्थल चिल्का झील है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1981 में घोषित किया गया था। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए वन्यजीव संरक्षण हेतु कार्यक्रम देखते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रम लगाने के लिए, और कब हुआ था ये पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे तो बिल्कुल आपको पता है, पीसीएस में भी कई बार बन चुका है प्रश्न है, तो ये देखते हैं पर पुनः। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 सन याद करके रखेंगे। यह हाथियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई गई है। टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स तो दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में केंद्र सरकार की सहायता से 112 सदस्यीय टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा 1973 में स्टार्टिंग 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट, ध्यान में रखेंगे। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइव हैबिटेट्स प्रदेश के सभी वन्यजीव विहारों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के सभी पक्षी विहारों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र प्रदेश में घड़ियाल के लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसके तहत लखनऊ जनपद के कुकरैल वनता बहराइच जनपद के कतरनिया घाट में वन्यजीव के घड़ियाल के अंडों को संग्रहित कर कृत्रिम तरीके से बच्चों को तैयार कर नदी में छोड़ा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये घड़ियाल प्रजनन केंद्र वाला आपको पता होना चाहिए। लखनऊ में कुकरैल और कतरनिया में बहराइच की कतरनिया में, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रदेश के वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं आइए देख लेते हैं। प्रदेश में सारस, गिद्ध और कौवों जैसे पक्षी की कुछ प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गिद्धों और कौवों की आकस्मिक असामयिक मृत्यु का मुख्य कारण डिक्लोफेनिक रसायन है, पता है होगा आप लोगों को, जो मृत प्राणी में भी विद्यमान रहते हैं, जिन्हें ये पक्षी खाते हैं वो भी इससे ग्रसित होकर मर जाते हैं। प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला रात्रि वन्यजीव पार्क नाइट सफारी पार्क का निर्माण किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कहाँ पे? ये नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में।
प्रदेश के लायन सफारी पार्क की स्थापना इटावा के फिशर वन क्षेत्र में की गई। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। देखिए सभी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप लोग अच्छे से अपना सपोर्ट सही विश्वास बनाए रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जाने से पहले, और कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का लेक्चर नंबर 13 कैसा लगा यूपी स्पेशल का। चलिए आगे बढ़ेंगे, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने तथ्यों को, महत्वपूर्ण फैक्टों को, जो भी टॉपिक थे हम लोग कंप्लीट किए हैं, उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड दोस्तों 17 प्रश्न हम लोग यूपी टीपीएससी वाले प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। साथ में चीज़ों को मैं लेके चल रहा हूँ। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और समझने का प्रयास करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे। कमेंट आप लोग भी करते हुए चलेंगे। चलिए देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? देखिए मैं बोला था इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ड्राइवर में, ठीक है। तो बताइए उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जिले से संबंधित है? तो वाराणसी, हरदोई, एटा, मैनपुरी में। तो राइट आंसर है वाराणसी। इंपॉर्टेंट फैक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ये भी देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। हस्तिनापुर, राष्ट्रीय चंबल, कैमूर, चंद्रप्रभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन राइट आंसर होगा? बी, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट है, यूपी टीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट में ये प्रश्न बना है। थर्ड देखेंगे, ये तो इजीली आप लोग बता ले जाएंगे। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई? बेतवा, केन, सरजू या चंबल? इजीली बता पाएंगे, मुझे पूरा आशा है। तो सरजू, जो सरयू नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? तो बताइए, नवाब चंद्रप्रभा, नवाबगंज, दुधवा राष्ट्रीय कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। ऐसे प्रश्न लेखपाल वाले बिल्कुल तैयार रहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बिल्कुल आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं, राइट आंसर है ए, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसी का नाम पड़ा है चंद्रमा की चमक से। चलिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? राइट आंसर है 1972। मैं बोला था ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैं बता दिया हूँ, इसलिए आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझते हुए बने रहिए वीडियो क्लास तक। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? कान्हा। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं। कान्हा आपको पता ही है। मध्य प्रदेश कहाँ पे? जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए, डी राइट आंसर था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, सातवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में सबसे छोटा वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इजी है, पटना वन्यजीव अभ्यारण्य जो एटा में, मैं बता चुका हूँ, अभी फैक्टो ग्रुप में हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं। गंगा डाल्फिन को कहा जाता है सेल, सुसु। भैया सुसु कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न यूपी टीपीएससी में बनते हैं, ध्यान में रखेंगे। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मैं बता चुका हूँ, एक हिस्सा है किसका? तो दुधवा नेशनल पार्क का हिस्सा है, मैं ऑलरेडी बता के आ रहा हूँ, अच्छे से समझते रहिए। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वनों में? मैं बताया हूँ, इसको भी बताया बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लास को, बी राइट आंसर है, प्लास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ? भैया ये भी मैं बता के आ रहा हूँ, 260 कितना, सॉरी 490 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से बता के आया हूँ और बोला भी था, अच्छे से तैयार करके रखेंगे आप लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज, भरतपुर, चितरंगुड़ी या रायगंज? राइट आंसर नवाबगंज। राइट आंसर है ए, नवाबगंज। निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? जरा कमेंट करके बताइए। दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़, दुधवा। तो सीधा सीधा दिख रहा होगा, दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत, तीनों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 14 प्रश्न देखते हैं। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित है? तो विजय सागर पक्षी विहार महोबा में, मेरठ में, मुरादाबाद, महाराजगंज। तो राइट आंसर है ए, महोबा। राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट, राजादी। राइट आंसर है कार्बेट, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न और शेष बचे आज की सेशन में, लेक्चर नंबर 13 में। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा एंड आगे देखते हैं क्या है, मैनपुरी और महाराजगंज। तो राइट आंसर यहाँ बन जाएगा दोस्तों क्या? मथुरा। राइट आंसर होगा, क्या है? मथुरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का।
17वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छे से कमेंट करके बताइए और सभी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 17 प्रश्नों में किस मित्र का कितना सही हुआ। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोनभद्र बांधा, महाराजगंज, मेरठ। तो राइट आंसर है महाराजगंज में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया। पहला है, इंपॉर्टेंट है, लेखपाल, लोअर पीसेस एवं अन्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करता हूँ महत्वपूर्ण तथ्य और क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। तो बिल्कुल 2 से 3 बार क्लास को जरूर रिवीजन कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और अगला जो सेशन होगा वो होगा दोस्तों खान और खनिज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये सेशन। तो अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे खान और खनिज का लेक्चर नंबर 14 या 14 पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।